हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले प्रीवियस दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे सवालों के आंसर्स देखे थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सारे सवालों के आंसर्स देखेंगे। अब आप सभी को पता है सवालों के जवाब ढूंढने में तो मजा आता है, तो चलो लेट्स रॉक। चलो लिखते हैं पहला सवाल। एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल क्लोरीन डज नॉट। अब इसे कुछ ऐसे समझ लेते हैं। क्या है, ये अपना जो नाइट्रोजन बबुआ है ना, इसका साइज छोटा है, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका जो न्यूक्लियस है साइज छोटे होने की वजह से ये कुछ ज्यादा अच्छे से खींच पा रहा है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसके। तो इसके वजह से ये बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है, खुद के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। और फिर ऐसे होने पर हमको पता है कि बाजू वाला जो ऐसा कुछ NH बॉन्ड रहेगा, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो NH बॉन्ड रहेगा उसके साथ ये कुछ ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ओके, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी सेम पोलराइजेशन होता होगा। अब देखेंगे क्लोरीन के केस में। अब ये बबुआ जो है इनका साइज बहुत बड़ा है, ओके, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। और ये हाइड्रोजन के साथ जब ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस ना इतने अच्छे से खींच नहीं पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको, तो इसके वजह से ये पोलराइज नहीं कर पा रहा है बॉन्ड को। अब पोलराइज नहीं करेगा तो ये पार्शियल चार्जेस फॉर्म नहीं होंगे, तो फिर ये हाइड्रोजन बेचारा कैसे दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा। बस इसीलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होते हुए भी इनके साइजेस की वजह से ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट टू यूजेस ऑफ ClO2। तो हमें पता है कि ये जो है ना भैया, इसके पास बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और हमें ये बात पता है कि कलर्ड सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो वो अनकलर्ड हो जाता है। इसीलिए तो हम इसे ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, ओके, ताकि पेपर पल्प का कलर ही उड़ जाए, टेक्सटाइल्स का कलर उड़ जाए, और इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। व्हाई आर हैलोजेंस कलर्ड। अब ये हैलोजेंस जो होते हैं ना, बड़े उतल कूद करने वाले मॉलिक्यूल्स है। ये क्या करते हैं, विजिबल रीजन के जो भी रेडिएशन है इनको ये एब्जॉर्ब करते, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उड़ा के एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते। अब ये क्योंकि अलग अलग एनर्जी के रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं ना विजिबल रीजन के, इसीलिए ये अलग अलग कलर्स एग्जिबिट कर देते। तो फ्लोरीन येलो कलर एग्जिबिट करता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, बड़ा ही गंदा सा कलर होता है थोड़ा, और ब्रोमीन का रेड होता है, और आयोडीन का वॉयलेट। अच्छा कलर्स है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। राइट द रिएक्शंस ऑफ F2 एंड Cl2 विथ वाटर। अब इनके रिएक्शंस लिखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो दोनों है ना हैलोजेंस, बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। दिखा नहीं दिखा वाटर की, कर दो उसको ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन तो कुछ ऐसा ऑक्सीडाइज कर देगा ना वाटर को कि उसमें से वो ऑक्सीजन ही बाहर निकाल देगा, निकल बाहर ऑक्सीजन, ऐसे कर देगा उसको। तो देखो कुछ ऐसे रिएक्शन हो जाता है जिसमें ये जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ HF बना लेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर ही निकाल देगा। तो कुछ बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2O और 4H 4F, तो 4HF, ओके। और क्लोरीन जो है ना वो भी जबरदस्त ऑक्सीडाइज करता है वाटर को, पर ये इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा इतना फटाक से नहीं देगा। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, HCl बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। अभी हमने पढ़ा है हाइपोक्लोरस एसिड ये होता है HOCl। अब ये HOCl ना फिर से थोड़ा सा डिसोसिएट होके हमें HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो टोटल हुआ क्या, ये HCl मतलब 2 HCl मिले हमको। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2। राइट रिएक्शंस ओनली, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। Cl2 हम HCl से कैसे बनाएंगे ये पूछ रहे हैं हमें, और HCl हम Cl2 से कैसे बनाएंगे, बस तो एक एक करके बताते। अब Cl2 को बनाना है HCl से, तो हमने पढ़ा है कि क्लोरीन के प्रिपरेशन में
कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं हम, और अगर इसको हम लोग ने अगर MnO2 से ट्रीट करवाया तो हमें क्लोरीन तो मिलता ही है, उसके साथ ये MnCl2 को भगा के लेके जाएगा, MnCl2 बनाएगा, और बचा क्या, वाटर, H और O। अब इसको बैलेंस करते हैं तो 4 Cl है, 4 हो गए, 4 H मतलब यहाँ पे 2, 4 H हो गए, फिर 2 O, 2 O, 1 Mn, 1 Mn, हो गया बैलेंस। अब देखते हैं HCl कैसे बनाएंगे Cl2 से। अरे बड़ा ही आसान है, हमको पता है कि क्लोरीन की प्रॉपर्टी ये है कि उसे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बहुत पसंद है भाई, प्यार ही है इसे, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं पसंद होगा, बस हाइड्रोजन इतना पसंद है कि हाइड्रोजन के साथ मिलके क्लोरीन डायरेक्ट HCl बना देता है। और अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऐसा माँ कसम इतना अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है वो वाटर को कि हमें पता है कि वो 2 HCl देता है और नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। What inspired N. Bartlett for carrying out reaction between Xc and PtF6? अब ये N. Bartlett थे ना, वो जबरदस्त एकदम, वो O2 प्लस PtF6 इस कंपाउंड पर काम कर रहे थे जो रेड कलर का था। अब इस पे ऊपर काम करते करते उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई O2 का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जेनॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से मिलता जुलता है। देखो 1175 है O2 का, जेनॉन का 1170 है। इसी चीज से ये इंस्पायर होकर सोचे कि भाई बस जेनॉन को रिएक्ट करवाते हैं PtF6 के साथ, और गजब हो गया, दुनिया का सबसे पहला नोबल गैस कंपाउंड बना दिया इन्होंने, Xe प्लस PtF6 माइनस, भैया जबरदस्त। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फास्फोरस इन द फॉलोइंग? चलो निकालते हैं हर एक फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट को चुन चुन के। तो ये है H3PO3, अब इसमें H का +3 होगा, ऑक्सीजन 3 है तो -6 हो जाएंगे, 3 × -2। अब -6 + 3 कितना होता है, -3, दोनों का मिला के अगर -3 तो फास्फोरस का कितना होगा, +3, भैया बैलेंस करना है हमें। PCl3, अब बड़ा ही आसान है, PCl3 में तो इसका -1 तो इसके हिसाब से -3 हो जाएगा, 3 क्लोरीन का तो इसका +3 होगा, बस। Ca3P2, अब इसमें कैल्शियम का +2 होता है, 3 × +2 +6 होता है, तो इसका भी -6 होना चाहिए, 2 फास्फोरस का, तो एक फास्फोरस का कितना हो गया, -3। Na3PO4, अब इसमें इसका -8, इसका +3 तो -5 हो गया दोनों का मिला के, तो इसका होगा +5। और POF3, अब इसमें देखो इसका -3, इसका -2, बरोबर, ऑक्सीजन का, तो फास्फोरस का कितना होगा, ये दोनों का मिला के अगर -5 तो फास्फोरस का होगा +5, बस बता दिया। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, NaCl is heated with sulfuric acid in the presence of MnO2। चलो इससे पहले देखते, बताया क्या हमें, NaCl को लिया है, इसको हीट कर रहे हैं हम, ठीक है भैया, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और MnO2 भी लिया है हमने। अब तुमको पता रहेगा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में हम MnO2 को कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्लोरीन बनाते, पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अलावा हम NaCl और H2SO4 को भी ले सकते हैं, तो वही रिएक्शन दिया इन्होंने। तो क्या बनेगा भाई, इतना समझ में आ गया तो क्या बनेगा, समझ में आता है, क्लोरीन बनेगा। ये MnO2 जो है वो Cl2 को भगा के लेके जाएगा तो MnCl2 बना देगा। अब सिर्फ HCl के साथ वाटर बन रहा था तो यहाँ पे भी वाटर तो बनेगा ही, पर ये Na और H2SO4, NaCl और H2SO4 कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ही, तो ये कुछ ऐसे बनाते हैं NaHSO4। ओके, अब इन्हें बैलेंस कर दोगे आराम से बैठ के तो क्या समझ में आएगा, कर देना आराम से बैठ के बैलेंस। तो ये 4 NaCl 4 H2SO4 लगते हैं हमें, 4 NaHSO4 लगेंगे, यहाँ पे निकलेंगे बाहर और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन वाटर। अब देखते हैं क्लोरीन सोडियम आयोडाइड को क्या करेगा भैया, हमने पढ़ा है क्लोरीन की प्रॉपर्टी कि वो हैलाइड आयंस को, उससे बिग साइज में जो हैलाइड आयंस है उनको वो ऑक्सीडाइज करवाता है। अब देखो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, अब इसे ये ऑक्सीडाइज करवा के छुड़वा ही देता है, एकदम I2 बना के भगा देता है इसको, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, बरोबर, तो -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो गया, बरोबर, और फिर खुद Na के साथ मस्त NaCl बना लेगा। तो देखो ये बैलेंस भी हो गया, 2 क्लोरीन 2 Na
और 2 आए। अब बढ़ते अगले सवाल पर। हाउ आर जेनॉन फ्लोराइड्स, जैसे कि जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड ऑब्टेन्ड। अब सब भाइयों को बनाते एक एक करके। तो सबसे पहले XeF2 को बनाएंगे, फिर XeF4 को बनाएंगे, फिर XeF6 को बनाएंगे। अब सबको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें पता है, जेनॉन और फ्लोरीन। इसमें भी जेनॉन और फ्लोरीन, जेनॉन और फ्लोरीन। ओके, अलग अलग कंडीशंस पर ये अलग अलग भाई मिलेंगे हमें। तो अगर हम 673 केल्विन टेम्परेचर रखें और अगर 1 बार का प्रेशर लगाए तो हमें XeF2 मिलेगा, बैलेंस भी हो गया। देखो, अगर हम 873 केल्विन और 200 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाए और 7 बार का प्रेशर रखें तो हमें XeF4 मिलेगा। ओके, बैलेंस कर देंगे तो 2F2 हो जाएगा। इसमें रेशियो भी थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है, ज्यादा F2 लेना पड़ता है। ओके, इसमें जेनॉन ज्यादा लेना पड़ता है एक्सेस में। ओके, और इस केस में हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करवाएंगे। ओके, 300 केल्विन से, तो 573 केल्विन हो जाएगा। ओके, और 60 से 70 बार का प्रेशर लगाएंगे भाई। अब ये तो बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अब इस चीज में हम बैलेंस करेंगे तो देखो 3F2 F6 ओके, और जेनॉन। तो इसका कुछ रेशियो होता है 1:5 का, इसका कुछ होता है 1:20 का। ओके, अब इसे कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं कि हम, तो देखो ये जो XeF6 है ना, इसको हम इसके छोटे भैया से बना सकते हैं। अगर XeF4 लो और उसमें O2F2 डाल दो ना, तो 143 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाता है। इसमें XeF4 देखो, XeF4 और F2 F6 हो जाएगा, XeF6 और ऑक्सीजन निकल जाता है। बस, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। With what neutral molecule is ClO- isoelectronic? Is that molecule a Lewis base? तो इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऐसा कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसको बताने के लिए पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बताने पड़ेंगे। तो क्लोरीन के होते हैं 17, ऑक्सीजन के होते हैं 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसका एक मिला के टोटल हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 17 8 25, 1 26। अब 26 इलेक्ट्रॉन वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा है, ये देखो, ये है ClF। देखो इसके 17, इसके 9, 17 और 9 10 होते तो 27, 9 है तो 26। अब ये मॉलिक्यूल लुईस बेस है क्या पूछ रहे हैं हमें, तो हमें पता है कि ClF ClF3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे हमें पता है +3 होता है। इसका मतलब ये खुद का क्लोरीन खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। और कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, लुईस बेस। बस, तो ये लुईस बेस है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ आर XeO3 एंड XeOF4 प्रिपेयर्ड? तो सबसे पहले XeO3 कैसे बनता है वो देखते हैं। तो ये बनता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 और XeF6, इन दोनों के हाइड्रोलिसिस से। तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर तो आएगा ही, तो चलो लेके आते हैं वाटर को। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, हमें दिमाग लगाना है क्या, उसमें कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, हमें पता है XeO3 है बस। अब इसके साथ हमें इतना पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बाय प्रोडक्ट का। तो H और F है, तो ये कुछ HF बनाते हैं दोनों भी केसेस में, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है। और XeF4 के केस में जेनॉन भी बाहर निकलता है भाई, और ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। अब इसको आराम से बैठ के अगर आप बैलेंस करोगे तो कुछ XeF4 6 लगते हैं, 12 वाटर लगेंगे, 2 XeO3 रिलीज होंगे, 24 HF रिलीज होगा, 4 Xe के एटम्स और 3 O2। ओके, आराम से बैठ के बैलेंस कर लेना। XeF6 के केस में देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैलेंस कर देंगे। O 3 लग रहे हैं मतलब 3 O कर दिए, 6H 6F 6 HF बन गए, और Xe 1 है बेचारा, यहाँ पे भी 1 ही है, एकदम बैलेंस हो गया। तो ये XeO3 बना लिया हमने। ओके, अब XeOF4। अब इसमें इसे बनाने के लिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पे पूरा हाइड्रोलिसिस कर रहे थे हम लोग XeF4 और XeF6 का, यहाँ पे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे XeF6 का ही सिर्फ। ओके, अभी पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब
थोड़ा कम पानी लेंगे हम भाई साहब। अब बस इतना सा ही पानी लेके हम क्या बनाएंगे, XeOF4, O लिख दिया, F4। अब देखो XeOF 4 निकल गए तो 2F बचे, 2H बचे, बस 2HF, खत्म, बना दिया XeOF4, XeO3। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। सबसे पहले दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अनुसार। तो चलो देखते हैं इनका कैसा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो हमें इतना पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हम जब जाएंगे डाउन द ग्रुप तब साइजेस बढ़ते बढ़ते जाता है। ओके, ऐसे जाएंगे तो अब साइज बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसके बीच में जो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड होगा, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड होगा। ओके, ऐसे ये बॉन्ड का लेंथ भी बढ़ते जाएगा। अब बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम कम एनर्जी लगेगी, बरोबर। बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी है, एंथैल्पी, वो कम होते जाएगी। बस इतना आसान है। अगर होता तो हो जाता ना, फिर नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए ऑर्डर। पर भाई रुको, ब्रेक लगाओ थोड़ा, कहानी में यहां पे ट्विस्ट आ रहा है। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है मैंने बोला, तो मैंने लिख दिया इस ऑर्डर में, फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन का ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज्यादा है आयोडीन से। ओके, पर ये जो है ना फ्लोरीन, ये खुद के हाथ से खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहा है। देखो ये ऐसे कुछ बॉन्ड में जब रहता है ना फ्लोरीन फ्लोरीन के, तो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत काफी क्लोज होते हैं। तो वही चीज जैसे नाइट्रोजन के साथ हो रही थी वो फ्लोरीन के साथ भी होगी। इंटर लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से इसका बॉन्ड वीक बन रहा है, बॉन्ड वीक बन रहा है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है भाई साहब। अब इतनी कम हो रही है कि ये तो क्लोरीन से भी कम हो रही है, ब्रोमीन से भी कम हो रही है भाई इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब इतना भी निकम्मा नहीं है कि आयोडीन से कम करा दे, तो फ्लोरीन की जो है वो आयोडीन से ज्यादा है। तो अभी इस चीज को कंसिडर करेंगे हम और इस ऑर्डर को देखते तो समझ में आ जाएगा हमें कि भाई ये कुछ ऑर्डर ऐसा बनेगा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की। ओके, और हमें पता है क्लोरीन और ब्रोमीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। ओके, देखो ब्रोमीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, ब्रोमीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। अब हमें पता है फ्लोरीन की ज्यादा है आयोडीन से। तो कुछ खेल ऐसा हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। अब भाई बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, कौन सबसे कम एसिडिक, और बीच में कौन कौन लाई कर रहे हैं। तो देखो सेम लॉजिक लगेगा, जैसे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे ऐसे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, हमें पता है कि क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। सेम लॉजिक, फिर साइज अगर बढ़ेगा तो H के साथ जब ये बॉन्ड बनाएंगे कुछ ऐसे, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ेगा, साइज बढ़ते जा रहा है इसलिए। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रही है, और इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है बॉन्ड को, वो कम कम होती जा रही है, मतलब कम कम लग रही है। अगर इनको इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम कम लग रही है, इसका मतलब HI फटाक से टूट के H+ दे रहा है। ओके, फटाक से एकदम। और ये H+ अगर फटाक से दिया जा रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इससे थोड़ा कम आसानी से कौन देगा हमें, HBr देगा कम आसानी से H+। उससे ज्यादा कम कौन देगा आसानी से, HCl, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका बॉन्ड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HF का बॉन्ड है, तो ये जल्दी देगा ही नहीं H+ को, पकड़ के रखेगा। तो इसी वजह से इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये कुछ ऐसे हो जाएगी। अब अमोनिया, फॉस्फाइन, ASH3, SbH3, BiH3, ओके, इनकी इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर हमें इनको ऑर्डर में लगाना है। अब हमने पढ़ा था सभी ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हाइड्राइड जो होते दो दो लोन, एक एक लोन पेयर होते हैं, सॉरी, इसीलिए इनके पास बेसिक नेचर है, डोनेट कर रहे इलेक्ट्रॉन इसलिए। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अमोनिया क्यों ज्यादा बेसिक है, BiH3 क्यों फीबली बेसिक है,
7.11 क्वेश्चन में, आप जाके देख सकते हो, अच्छे से एकदम डेप्थ में पढ़ा है हमने। तो इसी वजह से अगर अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, BiH3 सबसे कम बेसिक है, मतलब बेसिसिटी कम कम हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ कम कम हो रहा है, राइट। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कम हो रहा है तो ऐसे ही जाएगा ये, अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ और कम फॉस्फाइन का, फिर उससे और कम ASH3 का, फिर SbH3 का, और SbH3 का ज्यादा है BiH3 से, मतलब सबसे कम BiH3 का बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग XCF2, XCF6, अभी अभी हम लोग ने इसका प्रिपरेशन देखा, चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है, XCOF4 का भी अब भी देखा था। तो ये सब तो है ही भाई, NeF2 नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड से बता सकते हैं इसको, पर इसके पीछे का लॉजिक रीजन भी समझ लेते हैं। देखो नियॉन जो है वो कुछ ऐसे आता है ग्रुप में, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, तो डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तब हमें पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो इसके वजह से कुछ जेनॉन तक जब हम आ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो कम हुई रहती है, तो इसलिए ये स्पेशल कंडीशंस में रिएक्ट करके फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स बना रहा है। पर यहाँ पे जब आप देखोगे ऊपर तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसीलिए ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करता, इसका कंपाउंड्स बनते नहीं है स्पेशल कंडीशंस में। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नोबल गैस स्पीशीज which is isostructural with first ICl4-। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से नोबल गैस स्पीशीज के साथ इसका स्ट्रक्चर सेम हो रहा है, आइसोस्ट्रक्चरल है ये। तो नोबल गैस स्पीशीज के जो स्ट्रक्चर्स है वो हम VSEPR थियोरी से बताए हुए हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो हमें इनके भी स्ट्रक्चर्स कुछ VSEPR थियोरी से ही देखने पड़ेंगे, उसके ही पर्सपेक्टिव से। तो ICl4 के केस में देखो आयोडीन ना, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, देखो, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में पहले हम लोग देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयोडीन के वैलेंस शेल में होंगे 7, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 हो गए टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करेगा, 4 जो है उसके साथ 4 Cl के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को, तो बचेंगे कितने, 4। तो ये क्या करेंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे। हमें ढूंढना क्या था, बस VSEPR थ्योरी में हम कितने लोन पेयर बन रहे, कितने बॉन्ड पेयर बन रहे, बस इतना ही देखते। तो 4 सेल के साथ बना रहे मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, बस इतना समझ में आ गया, हम स्ट्रक्चर बना सकते। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के साथ एग्जिस्ट करेगा, देखो I बीच में होगा, 4 बॉन्ड पेयर मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ओके, Cl 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 और Cl, स्क्वायर ऐसा प्लेन में एकदम, ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर बन गया हमारा। और टोटल इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, वो नहीं भूलना है हमें। अब ऐसा स्ट्रक्चर किसका था याद करो, XeF4 का, देखो हमने पढ़ा है, कुछ ऐसे स्क्वायर प्लेनार और XC के ऊपर एक लोन पेयर नीचे एक लोन पेयर, तो बस मिल गया आंसर हमें, XeF4 है आइसोस्ट्रक्चरल ICl4- के साथ। तो चलो देखते हैं IBr2- किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल होगा। अब इसमें भी आयोडीन है, खुद के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का खेल होगा इसमें। 2 Br है तो आयोडीन एक Br के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरे Br के साथ सिंगल बॉन्ड, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें ब्रोमीन के साथ, तो बचेंगे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो लोन पेयर बनाएंगे फिर, और बनेंगे 3 लोन पेयर्स कुछ ऐसे, तो 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स। अब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ, कुछ ऐसे, आए ऊपर Br को रखेगा नीचे Br को रखेगा, बोलेगा भाई तू ऊपर नीचे रे, उसके 3 लोन पेयर्स को कुछ ऐसे अरेंज करेगा एक ही प्लेन में, ताकि इनके बीच का रिपल्शन कम से कम हो, ओके, और टोटल चार्ज इसके ऊपर -1 है।
अब ऐसा कौन सा नोबल गैस स्पीशीज है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, हमारा पता है हमें XeF2 का है, सेम टू सेम डिट्टो स्ट्रक्चर, जिसमें 3 लोन पेयर कुछ ऐसे होते हैं एक ही प्लेन में, और F एक ऊपर एक नीचे। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आइसोस्ट्रक्चरल तो हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है इसका भी वैसे ही लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखते हैं BrO3 माइनस। अब इसमें Br के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गए टोटल, जो बॉन्ड खेल रहे, कुछ ना कुछ बना रहे। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे यूज होंगे, देखो ऑक्सीजन ब्रोमीन के साथ भैया सिंगल बॉन्ड से तो नहीं अटैच होगा, खुद की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन के साथ। इसका मतलब अगर 3 ऑक्सीजन है तो ये 6 बॉन्ड बना रहा है, पर VSEPR थ्योरी के हिसाब से हम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं। अजीब लोग है, पर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। पर डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, तो ये 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो गए 3 ऑक्सीजन के पास, करेक्ट। अब बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो बेचारे एक ही लोन पेयर बना पाएगा। तो इसका मतलब लोन पेयर सिर्फ एक होगा और बॉन्ड पेयर ना 6 नहीं होंगे, 3 होंगे। VSEPR थ्योरी में हम लोग ऐसे ही समझते हैं इस चीज को। तो 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, बीच में ब्रोमीन। अब ये कुछ ऐसे ऑक्सीजन इससे अटैच होगा और 3 ऑक्सीजन ऐसे, और ऊपर उसका बेचारे का लोन पेयर, तो कुछ पिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो अब ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है भाई, याद करो कौन से नोबल गैस स्पीशीज का होता है, XeO3 का। देखो उसमें भी O जो है कुछ ऐसे ही बॉन्ड बनाता है जेनॉन के साथ 3, और जेनॉन का बेचारा एक बच्चू सा लोन पेयर ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर। बस मिल गया हमें हमारा आइसोस्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल XeO3। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाई डू नोबल गैसेस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइजेस। अब नोबल गैसेस जो होते हैं हमें सब पता है, सबको पता है कि समाधि लिए हुए बैठे होते हैं, सबसे दूर, खुद से भी दूर, तो इसलिए मोनोएटॉमिक स्टेट में होते हैं। अब मोनोएटॉमिक स्टेट में होंगे तो ये बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, और ऐसे स्टेट में अगर एटम्स है तो उनको हम वैन डर वाल्स रेडियाई से उनका रेडियस मेजर करते हैं। अब वैन डर वाल्स रेडियाई जो होता है ना, ये कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा होता है। ओके, हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में 11th में, तो इस फिगर से भी पता चल रहा है हमें, और बस इसी वजह से इनके साइजेस थोड़े से ज्यादा लार्ज होते हैं। चलो आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर, लिस्ट द यूजेस ऑफ नियॉन एंड आर्गॉन गैसेस। तो नियॉन हम किस लिए यूज करते हैं, मोस्टली इनका कॉमन यूज तो बल्ब भरने के लिए होता है, पर नियॉन खासकर हम डिस्चार्ज ट्यूब्स और फ्लोरेसेंट बल्ब्स भरने में यूज करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है। और इनके जो बल्ब्स होते हैं, नियॉन के बल्ब्स, ये हम ग्रीन हाउसेस में लगाते हैं या फिर इन्हें हम बॉटनिकल गार्डन्स में भी यूज करते हैं। अब आर्गॉन की तरफ जाएंगे तो आर्गॉन भी मोस्टली इलेक्ट्रिक बल्ब्स भरने के लिए यूज होता है, पर इसका और एक अच्छा यूज है इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। अब हाई टेम्परेचर मेटालर्जिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वहां पे आर्गॉन यूज किया जाता है, ओके, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई दूसरी चीज रिएक्ट ना करे। और दूसरी यूज इसकी ये है कि ये लैब में ऐसे मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं जो थोड़े एयर सेंसिटिव होते हैं, एयर लग गई उनकी वाट, ऐसे कुछ। ओह, तो चलो इसी के साथ हमने इस बिग बॉस पी ब्लॉक चैप्टर के सारे सवालों के आंसर्स देख लिए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है, और हमारा मोटो है लर्निंग को सिंप्लीफाई करना। तो आशा करता हूं कि सारे सवालों के जवाब मैंने सिंपल मैनर में पढ़ाए होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। बस दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।